हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो 7 चैप्टर है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो यह चैप्टर जो है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यह चैप्टर जुड़ा हुआ है रिप्रोडक्शन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, एडोलेसेंस होता क्या है और इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट्स को समझना और एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ना और एनसीईआरटी को घोल के पीना, तो यह वीडियो आपके लिए है। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर, हर एक क्लास का आप अच्छा से पढ़ सके और एक आपका लेवल बन सके। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एडोलेसेंस होता क्या है, और एक टर्म और आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पुबर्टी। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए एडोलेसेंस क्या होता है, तो अगर हम बात करें 11 से लेकर 19 वर्ष या 11 से लेकर 18 वर्ष तक, तो 11 से लेकर 18 इयर्स तक का जो एज होता है, इस एज को, इस पीरियड्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो यह जो एज होता है बहुत ही खास होता है। पूरे लाइफ साइकिल का अगर हम बात करेंगे तो बच्चा जब जन्म लेता है और जब तक वो उसका लाइफ रहता है, मतलब बुढ़ापा तक का अगर हम बात करेंगे, तो उसके बीच का यह जो एज होता है सबसे यह क्रिटिकल होता है, सबसे यह इंपोर्टेंट एज होता है। क्यों होता है? सारे चीज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एक एज होता है जिसमें बॉडी में हमारा बहुत सारा चेंजेज आता है। हमारे बॉडी में फिजिकल चेंज भी आ रहा है, हमारे बॉडी में मेंटली चेंज भी आ रहा है, और हमारा बॉडी जो है वो इमोशनली भी चेंज हो रहा है। और इस तरह का इतना एक साथ चेंजेज आता है जो यह एज जो होता है बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही अलग हो जाता है बाकी एज पीरियड से। ठीक है, तो यह एज जो होता है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बॉडी का पूरा ग्रोथ जो होता है यहीं पे होता है, और यही तय करता है कि आपका जो ग्रोथ है वो सही हो पाया कि नहीं हो पाया, आप अच्छा बने, खराब बने, क्या बने। मतलब यह एज जो होता है इसी में आदमी अच्छा बुराई का फर्क समझता है कि कौन चीज अच्छा है, कौन चीज खराब है। तो यह एज जो होता है, खास तौर पे यह एज अगर क्लास वाइज बात करेंगे तो लगभग ये आपका, ठीक है, 8 क्लास से लेकर लगभग ये 12 तक का यह एज होता है। तो क्लास वाइज अगर हम बात करेंगे तो क्लास 8 से 7 से भी आप मान सकते हैं, तो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इस एज में आते हैं। ठीक है, तो देखिए एडोलेसेंस क्या होता है, समझ गए? एडोलेसेंस जो होता है 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक, 11 ईयर से लेकर 19 ईयर्स तक का जो यह एज होता है इसी को एडोलेसेंस बोलते हैं। इसमें जो होता है हमारे बॉडी के अंदर भैया बहुत तरह का चेंज होता है। हमारे बॉडी में फिजिकल चेंज होता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, हाइट बढ़ता है, सीना चौड़ा होता है, तो बहुत सारा फिजिकल चेंज हुआ। इमोशनली भी हम लोग क्या होते हैं? चेंज होते हैं। गुस्सा आता है, ठीक है, अलग रहना पसंद करते हैं, दोस्तों के बीच में जाते हैं, खेलना पसंद ज्यादा करते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो आपका क्या हो गया? इमोशनली हो गया। मेंटली भी हम लोग इसमें क्या होते हैं? मेंटली भी बॉडी हमारा क्या होता है? मैच्योर होता है, नए नए चीजों को समझता है, नए नए चीजों को समझने के लिए तैयार रहता है। तो मेंटली भी यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, ये सब के सब एक साथ रहता है, इसीलिए इस एज में बच्चों को ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है, क्योंकि एक चेंज हो तब ना भैया, इसमें तो बहुत सारा चेंज चल रहा है, इसलिए दिमाग भी बच्चों का इस एज में शांत नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारा चेंज एक साथ चल रहा होता है। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि इस एज में क्या क्या चेंजेज होता है। अब आपको ध्यान रखना है, यह जो एज होता है भैया इसमें ज्यादातर टीन वाला आ रहा है। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसीलिए एडोलेसेंस को हम लोग टीन एजर्स भी बोलते हैं। तो इस एज में जो बच्चे आते हैं, जो बच्चियां आती हैं, जो भी गर्ल्स और बॉयज आते हैं, उसको हम लोग टीन एजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनका उम्र जो होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाता है, इसीलिए टीन एजर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो 11, 12 का बात मत कीजिएगा, 11 और 12 में तो टीन नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग इसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग टीन एजर्स भी बोलते हैं। अब ध्यान रखना है, गर्ल्स और बॉयज में अगर हम बात करें तो गर्ल्स में यह वाला जो एडोलेसेंस होता है, एडोलेसेंस पीरियड गर्ल्स में जल्दी आता है, किसके तुलना में? बॉयज के तुलना में। तो बॉयज में थोड़ा सा लेट से होता है, लेकिन गर्ल्स में जो होता है जल्दी होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे पुबर्टी। तो देखिए एडोलेसेंस आप समझ गए, एडोलेसेंस जो हो गया आपका कहां से कहां? 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, मतलब 11 से 18 ईयर्स हो गया।
अब इसका एक पार्ट होता है पुबर्टी, ठीक है, लगभग वही होता है, लेकिन उसका एक पार्ट हो गया पुबर्टी। एडोलेसेंस में बहुत सारा चेंज हो रहा है, याद रखिएगा, एडोलेसेंस में इस पीरियड में बहुत सारा चेंज हो रहा है। आपका फिजिकल भी चेंज हो रहा है, फिजिकली भी चेंज हो रहा है, मेंटली भी चेंज हो रहा है, इमोशनली भी चेंज हो रहा है, और आप सोशल इन्वायरमेंट से भी आप प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो सोशल कनेक्शन भी आपका बढ़ रहा है, समाज का भी असर, समाज का भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है। तो ये सब जो भी चेंजेस आ रहा है हमारे बॉडी में, उस एज पीरियड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस। लेकिन केवल हमारे बॉडी में जो फिजिकल और हार्मोनल चेंज आ रहा है उसको हम लोग पुबर्टी बोलते हैं। तो पुबर्टी का मतलब हो गया हमारे बॉडी में जो फिजिकल चेंज आ रहा है, जो हार्मोनल चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे पुबर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो पुबर्टी जो है याद रखिएगा एडोलेसेंस का एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो एडोलेसेंस पूरा ब्रॉडर होगा और उसका एक पार्ट होगा पुबर्टी। पुबर्टी मतलब फिजिकली और जो हार्मोनल चेंज हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकल जो चेंज हो रहा है हमारे बॉडी में। तो मेंटली और इमोशनली हटा दीजिए, तो बाकी जो बच गया आपका फिजिकली हार्मोनल चेंज, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुबर्टी बोलेंगे, ठीक है। तो पुबर्टी जब आता है, पुबर्टी वाला जब एज आता है, तो यह साइन देता है या बता देता है कि आपका बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, मतलब अगला जनरेशन को वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो पुबर्टी जो आता है, ठीक है, लड़कियों में जल्दी आता है, गर्ल्स में जल्दी आता है, लेकिन बॉयज में थोड़ा सा लेट से आता है। यह एज होता है जिसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मैच्योर हो जाता है और साइन देता है अलग अलग, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कि आप रिप्रोडक्शन के लिए फिजिकली तैयार है, मेंटली तो नहीं तैयार है, लेकिन फिजिकली तैयार है। तो केवल फिजिकली अगर तैयार है तो दिक्कत है, क्योंकि आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार होना है, ठीक है। तो ये फिजिकल साइन हो गया पुबर्टी, जो ये बताता है कि आपका बॉडी जो है रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, सारा आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो मैच्योर हो चुका है, और वो साइन भी देता है, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखिए पुबर्टी में क्या क्या चेंज होता है। तो फिजिकल चेंज कुछ हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चेंज होता है पुबर्टी में। तो देखिए इस एज में आपका क्या होता है, सबसे पहले आपको दिखेगा जो हाइट का चेंज होना। तो इस उम्र में हाइट जो होता है बहुत तेजी से चेंज होता है, लेकिन बॉयज और गर्ल्स के बीच में अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे तो बॉयज में हाइट जल्दी भागता है, गर्ल्स में थोड़ा सा स्लोली भागता है। लेकिन उम्र बढ़ने पर 18 के आसपास आने पर दोनों का जो एवरेज हाइट होता है लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब हाइट जो होगा भैया दो चीज पे डिपेंड करेगा, एक आपका फादर और मदर का हाइट क्या है, मतलब जो इनहेरिटेंट है, आपके फादर मदर या आपके दादाजी, ये सब का हाइट कैसा है, वैसे हाइट आपको मिलेगा जीन में, ठीक है। तो ये जीन पे भी डिपेंड करता है कि आपका पेरेंट्स का हाइट कैसा है, एक चीज वो हो गया। दूसरा डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा डाइट ले रहे हैं। तो डाइट और एक्सरसाइज भी हाइट को तय करेगा। दूसरा आपको जो पेरेंट्स के द्वारा जो हाइट मिला है, पेरेंट्स मान लीजिए दोनों नटे हैं तो चांस होगा जी आप भी क्या होंगे, बौने होंगे, ठीक है। पेरेंट्स में दोनों लंबे हैं, माँ बाप दोनों लंबे हैं, फादर और मदर्स दोनों लंबे हैं, तो निश्चित है आप भी क्या होंगे, लंबे होंगे, ज्यादा चांस लंबा होने का रहेगा। लेकिन कोई एक शॉर्टर है तो चांस में भी दोनों हो सकता है, शॉर्टर भी आप हो सकते हैं और लॉन्गर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइट में दो चीज का इंपोर्टेंट रोल हो गया, एक आपका जीन और एक हो गया आपका बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। बॉडी के शेप में भी चेंजेस होता है भैया। बॉयज का जो शोल्डर होता है, ये जो होता है वो चौड़ा हो जाता है, सीना क्या होता है, चौड़ा हो जाता है, मसल्स बनने लगता है। लेकिन गर्ल्स का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो बॉयज में क्या होगा भैया, ये जो चेस्ट है वो क्या होगा, चौड़ा हो जाएगा, ये भी चौड़ा होगा, मसल्स बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंज बॉडी शेप में। गर्ल्स का अगर हम बात करेंगे तो गर्ल्स का जो हिप है, ये कमर वाला जो हिस्सा है वो क्या होगा, चौड़ा हो जाता है, किसके तुलना में, बॉयज के तुलना में, ठीक है। तो बॉयज की तुलना में जो गर्ल्स में जो हिप्स वाला पोर्शन होगा, कमर वाला जो पोर्शन होगा वो ज्यादा चौड़ा होगा, और वहां पे फैट का जो एक्यूमुलेशन होगा, फैट का जो जमाव होगा वो अधिक होगा, किसके तुलना में, बॉयज के तुलना में। चलिए अब वॉइस चेंजेस के बारे में हम देख लेते हैं। वॉइस में अगर हम बात करेंगे तो वॉइस का जो वॉइस होता है क्रैक करने लगता है, फटने लगता है, भारी आवाज होता है। तो वॉइस का जो आवाज होता है, साउंड होता है भैया, वो भारी होता है, और कुछ समय देखेगा जो ऐसा आवाज लगेगा जब फटा हुआ आवाज आ रहा है तो क्रैक करने लगता है साउंड।
लेकिन गर्ल्स का अगर हम बात करेंगे तो इनका पिच अधिक होता है, जिसकी वजह से इनका जो आवाज होता है पतला आवाज होता है। तो साउंड चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, यही होता है लेयरिंग बॉक्स, ठीक है। क्या होता है? लेयरिंग बॉक्स। और लेयरिंग बॉक्स का ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इसको आदम्स एप्पल बोलते हैं इसको। और ये बॉयज में दिखता है लेकिन गर्ल्स में नहीं दिखता है, क्योंकि गर्ल्स में बहुत छोटा होता है। तो लेयरिंग बॉक्स जो होता है बॉयज में थोड़ा बड़ा होता है, और ये पोर्शन जो उठा हुआ है उसको आदम्स एप्पल भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा उतना नहीं निकला हुआ है, बहुत सारे लोगों में देखिएगा ये बहुत ज्यादा अधिक निकला रहता है, क्योंकि वो उसका साइज बड़ा होता है, ठीक है। जिसमें साइज बड़ा होगा वो आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों में होता है, बहुत सारे लड़कों में नहीं हो पाता है, मतलब साइज छोटा रहता है। तो बहुत सारे लोगों में दिख जाएगा, बहुत सारे लोगों में नहीं दिखता है। तो पहले तो बहुत दिखता था, अब तो बहुत कम हो गया ये सब। तो गर्ल्स समझ गए, गर्ल्स और बॉयज में। बॉयज का जो वॉइस होगा मोटा होगा, ठीक है, क्रेकेबल होगा, लेकिन गर्ल्स का जो आवाज होगा सिरिलर होगा, पतला होगा। अब इसी एज में क्या होता है भैया, इस एज पीरियड में हमारे बॉडी से, ठीक है, बहुत सारा ग्लैंड जो है वायल को क्या करता है, ऑयल को रिलीज करता है। इस एज में जो चेहरा है वो आपको ऑयली दिखेगा, क्योंकि बहुत सारा ग्लैंड जो होता है ऑयल को रिलीज करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा पसीना होता है, और जो स्किन होता है ऑयली होता है, ठीक है। और बहुत सारे फेस पे देखिएगा पिंपल्स भी निकलने लगते हैं। तो ये पिंपल्स जो निकल रहे हैं वो अपने आप नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इस एज में हार्मोनल चेंज हो रहा है, बहुत सारा ग्लैंड जो है ऑयल को प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये सब आपके फेस पर क्या होता है, पिंपल्स और एक्नी होने लगते हैं, ठीक है। तो पिंपल्स एक्नी जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, क्योंकि वहां पे हार्मोनल चेंज हो रहा है। और फेस जो होगा आपका कैसे दिखेगा, अब किसी में ऑयल ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा ऑयली फेस होगा, किसी में कम होगा तो उतना ऑयली फेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत सब में तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये ऑयली फेस समझ गए क्यों हो रहा है। अगला है, इसी एज में जो सबसे मेन होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो जो भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, बॉयज का बात करें या गर्ल्स का बात करें, तो इस एज में यह एक समय लगता है, एक नहीं होता है। ये नहीं जो 5-7 दिन में सारा ऑर्गन जो है कंप्लीट हो गया। एक समय लगता है, शुरुआत होता है, और कुछ समय बाद जो होता है जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मैच्योर होता है, जो साइन देता है जो रिप्रोडक्शन के लिए आपका बॉडी जो है क्या है, तैयार है, ठीक है। तो देखिए बॉयज में क्या होता है और गर्ल्स में क्या होता है, तो बहुत सारा चेंजेस आपको बता दिए। बॉयज में भी होगा, गर्ल्स में भी होगा, लेकिन कुछ चेंजेस जो होगा केवल बॉयज में होगा, गर्ल्स में नहीं होगा। कुछ ऐसा भी चेंजेस होगा जो गर्ल्स में होगा लेकिन बॉयज में नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बॉयज में क्या होगा भैया, बॉयज का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होता है और गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होता है। बॉयज का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जैसे टेस्टिस जो होगा वो डेवलप करेगा, पेनिस का साइज बढ़ेगा, पेनिस का ग्रोथ होगा, ठीक है। और जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो इस एज में स्पर्म बनने लगता है और इसका प्रोडक्शन होने लगता है। तो यह साइन करता है कि आपका बॉडी जो है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मैच्योर होने लगा, मैच्योरिंग कर रहा है, ठीक है। और जब स्पर्म रिलीज होने लगता है, स्पर्म जब प्रोडक्शन होने लगता है, इसका मतलब है कि आपका जो टेस्टिस है वो मैच्योर हो चुका है। गर्ल्स में अगर बात करेंगे तो इसी एज में गर्ल्स का जो ओवरी होता है, जिस तरह टेस्टिस होता है बॉयज में, उसी तरह गर्ल्स में ओवरीज होता है, वो बड़ा हो जाता है। और वहां पे जैसे मेल्स में स्पर्म निकलता है, बॉयज में क्या निकलता है, सॉरी, बॉयज में स्पर्म निकलता है तो गर्ल्स में क्या निकलता है, एग्स निकलता है। तो एग्स वहां से रिलीज होने लगता है, कहां से, ओवरी से, ठीक है। और इसी जैसे ही ये ओवरी एग्स को रिलीज करता है तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, शॉर्ट में जिसको हम लोग एमसी बोलते हैं, जिसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चेंजेस। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी होता है। तो एक आपका प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का मैच्योरेशन होना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पूरा फुली ग्रोथ होना। दूसरा कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स होते हैं जो गर्ल्स में अलग होता है, ठीक है, और बॉयज में अलग होता है, लेकिन ये सेक्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गया आपका, बॉयज में टेस्टिस हो गया, पेनिस का ग्रोथ हो गया, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। और गर्ल्स में बात करेंगे तो क्या हो गया, ओवरी का
साइज बड़ा हो गया, ठीक है, वहां से एक रिलीज हो रहा है, तो ये सब जो चेंजेस हो गया वो सब आपका क्या हो गया, प्राइमरी। सेकेंडरी में अगर हम बात करेंगे तो बॉयज में क्या चेंज होगा, देखिए फेस पे, चेस्ट पे क्या होता है, हेयर निकलने लगता है, ठीक है। आर्म पिट्स, जो आर्म पिट्स होता है ये सब के नीचे वाला, ठीक है, पोर्शन में, प्राइवेट पार्ट्स में क्या होने लगता है, हेयर आने लगता है। तो हेयर का अगर बात करेंगे, देखिए हेयर जो है बॉयज में भी आ रहा है, गर्ल्स में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। प्राइवेट पार्ट्स बात करेंगे, बॉयज का हो या गर्ल्स का हो, वहां पे हेयर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फेस पे, गर्ल्स में फेस पे नहीं आ रहा है, बॉयज में फेस पे आ रहा है। तो फेस पे बॉयज में आएगा, गर्ल्स में नहीं आएगा। दूसरा, जो चेस्ट पे जो हेयर है, गर्ल्स में नहीं आएगा लेकिन बॉयज में आएगा। तो ये दो चेंज जो है हेयर वाला, वो गर्ल्स में नहीं होगा लेकिन बॉयज में होगा। बाकी पार्ट्स पे यहां बात करेंगे, यहां बात करेंगे, पैर, हाथ, कहीं पे भी, ठीक है, या प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी हेयर होगा, तो दोनों में होगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। गर्ल्स में बात करेंगे तो यहां पे हम लोग का जैसे चेस्ट चौड़ा होता है, ब्रेस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन गर्ल्स में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होता है, और हेयर आपको बता दिए दोनों जगह होता है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है ह्यूमन में, ठीक है। तो बॉयज में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, उसका जो ग्रोथ होता है स्टार्ट हो जाता है पुबर्टी में, और ये लंबा समय तक चलता है। मतलब स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, टेस्टिस जो स्पर्म को बना रहा है, ठीक है, बाकी जो भी रिप्रोडक्शन वाला काम है वो लंबा चलता है। लेकिन अगर हम गर्ल्स में बात करेंगे तो पुबर्टी जो है बॉयज की तुलना में जल्दी स्टार्ट होता है और जल्दी खत्म भी होता है। तो 45 और 50 की उम्र तक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वुमेन में, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे कैसे खत्म होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का खत्म होने का मतलब जो पार्ट्स खत्म नहीं हो जाता है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, अब मेंस्ट्रुएशन को हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन में आपको बता दिए थे स्पर्म और ओवरी से जो एग निकलता है, दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का मिलान होता है और नया चीज बनता है जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब एग स्पर्म के साथ नहीं मिल पाएगा तो यह एग जो होता है वो क्या होता है, वेजाइना के द्वारा यह बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यह एग जो होता है अकेले नहीं निकलता, यह एग जो होता है बहुत सारे ब्लड के साथ निकलता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन को पूरा अगर हम बोलेंगे तो ये साइकिल होता है और हर एक मंथ में आता है, इसीलिए इसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं, और इसको अपने भाषा में हम लोग पीरियड्स बोलेंगे, ठीक है। तो यह मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एमसी भी बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये हर एक मंथ में आएगा, ठीक है। और यह जो एज होता है, यह जो पीरियड होता है, ये हर एक मंथ में आएगा। तो यह जो होता है आपका, ध्यान रखेंगे, 28 से 30, तो 28 मतलब 28 और 30 डेज के बीच में आता है, ठीक है। 30 दिन भी लग सकता है, 28 दिन भी आ सकता है, किसी में अर्ली भी आ जाता है, किसी में लेट से भी होता है। ये कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हर एक मंथ में यह एक साइकिल हो जाता है। अब ये भी चीज ध्यान रखेंगे, जे अगर कोई गर्ल्स है तो किसी गर्ल्स में यह जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जल्दी भी आ सकता है, किसी में लेट से भी आ सकता है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है, यह जो साइकिल होता है वो मतलब पूरा रेगुलरली नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी का रेगुलर हो, किसी का इरेगुलर हो, लेकिन धीरे 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 कुछ समय बाद जो होता है, यह साइकिल जो होता है रेगुलर हो जाता है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बॉडी को एडजस्ट करने में समय लगता है। अब इसमें 3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। जब छोटा उम्र में, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा 11 से 12 इयर्स में, 11 से 12 इयर्स में, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। तो मेनार्क का मतलब हो गया एमसी का स्टार्ट होना, पीरियड्स का स्टार्ट होना। तो जब फर्स्ट बार जब पीरियड्स आएगा, मेंस्ट्रुएशन होगा, तो उसको हम लोग मेनार्क बोलेंगे, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। और जब ये जो है एमसी बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगा, एक उम्र आएगा 45 से 50, इसके बीच में ये खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इस एज को, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मेनोपॉज बोलेंगे। तो मेनोपॉज जो होता है वह स्टेज होता है, वह एज होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये केवल किसमें होगा, गर्ल्स में होगा, वुमेन्स में होगा, या बॉयज में नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे एक इंपोर्टेंट पॉइंट, जो बेबी जो होता है कैसे डिटरमाइन होता है। मतलब जो बेबी है
बॉय होगा कि गर्ल होगा, वो कौन डिसाइड करेगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। तो देखिए आपको 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स क्या होता है? तो क्रोमोजोम्स जो होते हैं स्पेशल सेल होते हैं जो क्या करते हैं, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है उसको कैरी करके बेबी में देते हैं। तो बेबी में जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है भैया? क्रोमोजोम्स। जैसे फादर्स का जो भी कैरेक्टर है, फादर्स का हाइट कितना है, ठीक है, तो उनका जो भी फिजिकल चेंज है या सोचते कैसे हैं, तेज है क्या नहीं है, तो जो भी उनके अंदर कैरेक्टर्स हैं, उनका बाल का रंग क्या है, बाल है कि नहीं है, आंख का रंग कैसे है, तो ये जो भी कैरेक्टर्स बेबी में जाएगा, तो पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर्स बेबी में जाता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्रोमोजोम्स जिम्मेदार होता है। तो हर एक बॉडी में याद रखिएगा, ह्यूमन में जो क्रोमोजोम्स होता है कितना होता है? 23 पेयर्स होता है, मतलब 46 क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है। अब हर एक क्रोमोजोम्स में याद रखिएगा, हर ये अगर क्रोमोजोम्स है तो इसमें जो कैरेक्टर होगा फादर का भी होगा और मदर का भी होगा। जैसे मान लीजिए आई के कलर का बात करेंगे तो आई का जो कलर होगा वो फादर का भी यहाँ पे आएगा और मदर का भी आएगा। अगर दोनों सेम है तो निश्चित है बेबी में सेम होगा, लेकिन दोनों में अगर डिफरेंट है तो जो वहां पे डोमिनेंट होता है वही बच्चे के अंदर जाता है। तो यह जो 23 पेयर्स है, हर एक पेयर्स में जो कैरेक्टर होगा एक फादर का भी होगा और एक मदर का भी होगा, दोनों पेरेंट्स होगा, क्योंकि दोनों पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन से बेबी का ग्रोथ हुआ है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, बेबी का जो प्रोडक्शन है दोनों के कॉम्बिनेशन से है। अब मेल में जो क्रोमोजोम्स होता है याद रखिएगा वो XY होता है, और फीमेल में जो क्रोमोजोम्स होता है वो XX होता है, याद रखिएगा, ये सिंबल है, इसको ध्यान रखना है। तो मेल में जो क्रोमोजोम्स होगा XY होगा और फीमेल में जो क्रोमोजोम्स होगा XX होगा, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है 23 क्रोमोजोम्स में 22 क्रोमोजोम्स जो होता है मेल और फीमेल में सेम होता है। तो मेल में फीमेल में मतलब बॉयज और गर्ल्स का बात करेंगे तो 22 के 22 क्रोमोजोम्स दोनों में सेम है, लेकिन 23वां जो क्रोमोजोम्स होता है 23 जो आपका 23rd जो क्रोमोजोम्स है दोनों में क्या होता है? डिफरेंट होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में क्या होता है? XX होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब बेबी का जन्म कब होगा? जब स्पर्म सेल और एक सेल मिलेगा तब। तो स्पर्म याद रखिएगा, एक स्पर्म अगर है तो याद रखिएगा उसमें 2 क्रोमोजोम्स नहीं होता है। तो स्पर्म सेल में और ओवल सेल में याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल सेल होते हैं, ये ऐसे सेल होते हैं जिसमें जो क्रोमोजोम्स होता है पेयर्स में नहीं होता है, बाकी हर एक सेल में आपका जो है पेयर्स में होगा, लेकिन यहाँ पे पेयर्स में नहीं होगा। तो स्पर्म सेल और जो एग्स होता है उसमें क्रोमोजोम सिंगल होता है। तो अगर हम बात करेंगे स्पर्म सेल में, तो स्पर्म सेल में क्या XY है, तो एक स्पर्म सेल में अगर X होगा तो दूसरे में क्या होगा? Y। लेकिन X का बात करेंगे तो दोनों में क्या है? सेम ही रहेगा, इसमें भी X इसमें भी X। तो स्पर्म सेल में 2 वेरिएंट हो सकता है क्रोमोजोम्स, एक Y और एक X, लेकिन फीमेल का जो क्रोमोजोम्स है दोनों में सेम होगा X और X, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 22 मतलब हर एक क्रोमोजोम्स में 2 पेयर्स होता है, लेकिन स्पर्म और अगर हम ओवम का बात करेंगे तो दोनों में सिंगल क्रोमोजोम्स होता है। अब देखिए यह जब मिलेगा, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं यह स्पर्म Y क्रोमोजोम्स और X मिलेगा तो क्या बनेगा? XY, और XY का मतलब हो गया वो बॉय होगा, मेल होगा। लेकिन जैसे ही स्पर्म का X और एक का X ये दोनों कंबाइंड होगा तो जो बेबी होगा वो क्या होगा? गर्ल होगा, इसको याद रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना आपको, X और X मिलेगा तो गर्ल होगा, X और Y मिलेगा तो क्या होगा? बॉय होगा, ठीक है। X और Y होगा तो क्या होगा? बॉय होगा। तो अब यहां पे ध्यान रखना है, बेबी जो होगा गर्ल होगा कि बॉय होगा वो कौन तय करेगा? वो तय करेगा स्पर्म मतलब मेल तय करेगा। लेकिन हम लोग के समाज में क्या होता है, हम लोग किसको हम लोग टारगेट कर लेते हैं, किसको बदनाम कर देते हैं? एक वुमेन को बदनाम करते हैं, जो बच्चा जो है उसका लड़की होगा कि लड़का होगा, ठीक है। तो लड़का होगा लड़की होगा उसके लिए हम लोग जिम्मेदार है, मेल जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वेरिएंट है X और Y, क्योंकि फीमेल के पास तो भैया X है, X ही क्रोमोजोम्स है, ठीक है। तो मेल अगर X देगा तो लड़की, मेल से अगर Y आया तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे हार्मोन्स क्या होता है और हार्मोन्स का रोल क्या होता है। तो देखिए हमारे बॉडी में जितना भी बायोलॉजिकल चेंज हो रहा है, बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, हाइट हो रहा है, अलग अलग जगह पर हेयर्स निकल रहे हैं, वॉइस क्रैक हो रहा है, ठीक है,
रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ग्रोथ हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई केमिकल तो जिम्मेदार होगा। तो वह केमिकल जो हमारे बॉडी में चेंजेस लाता है, उस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। तो हार्मोन जो होता है ऐसा केमिकल होता है जो हमारे बॉडी में चेंजेज होता है, हमारे बॉडी का जो भी सिस्टम है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो तैयार होगा, हमारा जो फिजिकल चेंज है वो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? हार्मोन्स के कारण हो रहा है। तो हर एक हार्मोन्स का एक स्पेशल काम होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हार्मोन्स निकलेगा कहां? हार्मोन्स जिस जगह से, जिस टिश्यू से, जिस ऑर्गन से निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स याद रखिएगा, ग्लैंड जो होता है वो टिश्यू होता है, वो ऑर्गन होता है जो हार्मोन्स को रिलीज करता है, और यही हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस लाता है। तो ग्लैंड समझ गए? ग्लैंड्स वह सिस्टम हो गया, वह पार्ट्स हो गया, वह टिश्यू हो गया, वह ऑर्गन हो गया जहां से हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है, और यह हार्मोन्स कैसे जाता है? तो दो तरह का हार्मोन होता है, तो अभी आप जान लीजिए। एक होता है इंडोक्राइन, एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन जो ब्लड के द्वारा जाए, ब्लड के द्वारा जब जाता है हार्मोन्स उस जगह पर जहां पे उसको एक्टिवेट करना है उस ऑर्गन को, तो ब्लड के थ्रू जब हार्मोन्स जाता है तो उसको इंडोक्राइन बोलेंगे, और ब्लड के थ्रू जब नहीं जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग डक्टलेट्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये किसी ट्यूब के द्वारा नहीं जा रहा है, यह सीधा ब्लड के थ्रू जा रहा है। ब्लड के थ्रू अगर हार्मोन जाता है किसी खास ऑर्गन तक पहुंचता है तो वैसे ग्लैंड्स को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है, और इस जगह पर जाके काम करेगा उसको हम लोग टारगेट साइट बोलते हैं। तो हार्मोन्स यहां से चला, मान लीजिए उसको किडनी पर काम करना है या यहां पे काम करना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टारगेट साइट बोलते हैं। अब कुछ हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? बता दिया आपको, डक्टलेस होते हैं, क्योंकि ये ग्लैंड जो होते हैं किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के थ्रू जाते हैं, और जहां पे इनको जाना है उसको टारगेट साइट बोलते हैं, और वहां पे ये जाके काम करते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स है जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये बहुत इंपोर्टेंट ग्लैंड्स है, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और ये कहां पे होता है? दिमाग में होता है, जो बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, याद रखिएगा, यह ग्रोथ हार्मोन को भी रिलीज करता है, जो हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। दूसरा ध्यान रखिएगा, यह जो होता है, ठीक है, सेक्स हार्मोन को भी यह क्या करता है? रिलीज करता है। टेस्टिस और ओवरी को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। कुछ अलग भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गया, जो आगे हम लोग देखेंगे। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड जो होता है ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। याद रखिएगा, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है, और हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है, जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट होता है, और इसी के कमी के कारण एक बीमारी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। ठीक है, और इसी के कमी के कारण दूसरा एक बीमारी होता है जो बहुत कॉमन हो चुका है, थायराइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड जो है, याद रखिएगा, यह थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, जिसके कमी से कौन सा बीमारी होता है? थायराइड बीमारी होता है, और इसके कमी से ग्वाइटर भी होता है। ठीक है, और इस सब से बचने के लिए हम लोग सही मात्रा में किसका इस्तेमाल करना है? आयोडीन का इस्तेमाल करना है। और ये किस में होता है? ये सॉल्ट में होता है। अगला है पैनक्रियाज और डायबिटीज। देखिए पैनक्रियाज क्या होता है? तो यह भी एक तरह का हार्मोन होता है जो क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। तो पैनक्रियाज जो होता है ऐसा ग्लैंड्स होता है जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को तोड़ना। तो ब्लड शुगर को तोड़ने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। लेकिन जब पैनक्रियाज में गड़बड़ी आ जाता है तो यह इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो नहीं टूट पाता है, और हमारे बॉडी में ब्लड का मात्रा अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो क्या कहलाता है? डायबिटिक पेशेंट कहलाता है, शुगर का पेशेंट कहलाता है। ठीक है, अगला है एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग एड्रेनलिन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? तो यह जो होता है स्ट्रेस से, एंगर से, ठीक है, घबराने से क्या करता है? बचाता है।
तो ये रिलीज कब होगा? जब हम किसी इमरजेंसी में होंगे, घबराहट में होंगे, बेचैनी में होंगे, तो यह जो ग्लैंड्स है एड्रिनल ग्लैंड्स या एड्रिनलिन को क्या करता है? रिलीज करता है। ये कुछ समय तक रहता है फिर गायब हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट, लड़ता है और भाग जाता है। ठीक है, जैसे गुस्सा आना, तो दिन भर तो गुस्सा रहेगा नहीं, थोड़ा देर के अचानक बहुत गुस्सा होगा। ठीक है, तो गुस्सा जब करेंगे तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? यही एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोल दिया, इसको मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये दिमाग में होता है, और यह थायराइड को और एड्रिनल ग्लैंड्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उनको सिग्नल देता है काम करने के लिए। ठीक है, यह ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है और यह बहुत ही जरूरी होता है बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारा हार्मोन आपको बता दिए। अब यहाँ पे याद रखिएगा, टेस्टिस जो है यह भी एक ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, और यह सेक्स ऑर्गन के लिए बहुत जरूरी है, आपको बता चुके हैं। अब ओवरी जो होता है फीमेल में होता है, और यह कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन रिलीज करता है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोल दिए, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है। थायराइड ग्लैंड बता दिए, थायरोक्सिन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है, रिएक्शन है, उसको कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एड्रिनल ग्लैंड्स बता दिए, एड्रेनलिन रिलीज करता है, ठीक है, जो स्ट्रेस से एंग्री होने पर यह रिलीज होता है। जैसे हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होता है, उसी तरह बहुत सारे जानवरों में भी, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट में भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, जैसे इंसेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी इंसेक्ट हार्मोन रिलीज होता है जिससे उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आता है। फ्रॉक्स में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉक्स में जैसे थायरोक्सिन हम लोग में रिलीज होता है, उसी तरह फ्रॉक्स में भी थायरोक्सिन रिलीज होता है। इसीलिए अब यह जो है फ्रॉक्स जो है, अब नमक कहां से लेगा? नमक खरीदने दुकान में तो जाएगा नहीं हम लोग ऐसा। तो यह जो होता है फ्रॉक जो होता है, फ्रॉक का अच्छा डेवलपमेंट उसी में हो सकता है जिस जगह नमक का मात्रा अधिक हो। जिस पानी में नमक का मात्रा अधिक होगा वहां पे जो फ्रॉग होगा उसका जनरेशन अधिक बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी टेडपोल है, उसका जो बच्चा है, बेबी है टेडपोल, उसके ग्रोथ के लिए जो आयोडीन है वो जरूरी है, क्योंकि आयोडीन से उसको थायरोक्सिन मिल जाएगा और थायरोक्सिन जो होगा उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। तो ये हम लोग जान लिए एडोलेसेंस एज। अब एडोलेसेंस एज जो होगा भैया ये तो लंबा है, 11 से लेकर 19 वर्ष तक है, 11 से लेकर 19 ईयर्स तक है। अब इसमें अगर बॉडी का ग्रोथ अच्छा कराना है तो कुछ हम लोगों को डाइट और एक्सरसाइज को ध्यान रखना पड़ेगा। तो डाइट बहुत जरूरी है, और कैसा डाइट लेना है? बैलेंस डाइट लेना है, प्रोटीन्स लेना है, विटामिन लेना है, मिनरल्स लेना है, और आयरन रिच फूड लेना है। फल सब्जी इस सबका ज्यादा यूज कीजिए और बाहरी चीजों से बचिए। साफ सुथराई का भी ध्यान रखना है। तो बाकी पार्ट्स को जैसे हम लोग साफ रखते हैं उस तरह प्राइवेट पार्ट्स को भी, रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट्स है, ठीक है, या जो भी आर्मपिट्स है, ये सबको आपको क्या रखना है? क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। और ड्रग्स का अवॉइड करना है क्योंकि इससे बहुत सारा बीमारी होता है। ठीक है, और मेंटली भी आपको क्या करता है? डैमेज करता है। तो इससे भी क्या करना है? बचना है। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।